नमस्कार दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल एजुकेशन जी के जंक्शन में आपका स्वागत है। आज मध्यकालीन भारत शुरू करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहें और अपनी तैयारी को दबिश करें। और मध्यकालीन भारत में सबसे पहला टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। महमूद गजनवी 932 ईस्वी में अलप्तगी नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय गजनी में पृथ्वीन का शासन था। इसी के शासनकाल में 972 से 77 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब पर शाही वंश के शासक जयपाल शासन कर रहा था। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 ईस्वी को हुआ था। आगे अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह से महमूद गजनी ने के पद की मान्यता प्रदान करते हुए यामीन उद मिल्लाह एवं यामीन उद दौला की उपाधि धारण की। कहता है, बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला और यामीन उद मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वो अपने देश लौट गया था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई। आगे है कि महमूद गजनी के 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामी के काश निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगून में रखवाया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट से करीब 120 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवारा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी की सेना में शेवंद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलरूनी, फिरदौसी, उतवी और फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। आगे है मोहम्मद गौरी। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। महमूद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन के गुजरात पर हुआ था। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से हराया था। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध उत्तरायण का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें चौहान विजय हुआ।
गौरी द्वारा लड़ा गया दूसरा युद्ध उत्तरायण का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें गौरी विजय हुआ। चंदावर की युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें गौरी विजयी हुआ। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। अगला टॉपिक है सल्तनत काल। गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राजधानी लाहौर बनाया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई और उसे लाहौर में दफनाया गया। आगे है ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आगे है कि इल्तुतमिश तुर्किस्तान का एलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का एलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को हटाकर दिल्ली ले गया। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को हटाकर दिल्ली ले गया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली और कोहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी को हो गई थी। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन में उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को हटाया और रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मोइनुद्दीन बहराम सार को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। उसने शादी करने के बाद रजिया को ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई 1242 ईस्वी में। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था।
तुर्कान ए चहलगानी का विनाश जो है बलबन ने किया था, शुरू किया था इल्तुतमिश ने। बलबन 1286 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। राजदरबार में सिजदा और पैवोश प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज उत्सव प्रारंभ की। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक सैमुद्दीन कैमुर्स था। और कुछ बात करें तो इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, जिसमें चांदी का टका और तांबे का जीतल था। एक इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया इल्तुतमिश ने, जो तुर्कानी चहलगानी कहलाया, जिसका विनाश बलबन ने किया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश ने किया था। आगे मंगोल की बात करें तो मंगोल चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाले अर्ध सभ्य जाति थी तथा उसका मुख्य पेशा घोड़ों एवं अन्य पशुओं की पालन करना था। वो बहुत गंदे रहते थे तथा उस सभी प्रकार के मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था, यद्यपि माँ की सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक 1163 ईस्वी में तैमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान श्रापित दोनों कहकर पुकारा जाता है। इनके पिता का नाम सुगाई बहादुर था। अगला वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करामानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन दिल्ली की सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली एवं गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने तथा अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। इसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहे थे। इन्हें तूतिए हिंद, ये भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार और तबला के आविष्कारक अमीर खुसरो को ही दिया जाता है इसका श्रेय। आगे है कि घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया था। इसने खुम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 कर दी तथा 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों को बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले के व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। अपने शासनकाल में मौन नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, श्री का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। सिकंदर ईशानी की उपाधि से अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को विभूषित किया था। अलाउद्दीन
ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नविश नामक अधिकारी वस्तु परमिट जारी करता था। शाहनाए मंडी यहाँ खादान को बिक्री हेतु लाया जाता था। शराय अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, दीपक, मेवा आदि, तेल आदि निर्मित वस्तुएं बेची जाती थी। और अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बढ़नी द्वारा लिखित तारीख़ फिरोजशाही से मिलती है। खजानुल फतूह अमीर खुसरो ने लिखा, रिहला इब्न तुतवा ने लिखा और फतूह सलातीन शामी की कृति है। मूल नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहतशिफ एवं नाजीर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया। बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद इस प्रकार थे। दीवान रियासत का काम था, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। शाहनाए मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार अधीक्षक हुआ करता था। वरीद, बाजार के अंदर घूम घूम कर बाजार का निरीक्षण करने वाला वरीद कहलाता था। मुनहियान या गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। चढ़ाई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और गढ़ी कर जो घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों ने 6 बार आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक में मंगोलों के 6 बार आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में शल्दी के नेतृत्व में और तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुलुतुंग ख्वाजा के नेतृत्व में और चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अलीबेगा और तारतार के नेतृत्व में एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबग एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाया करता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खां ने पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण किया। आगे है तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए यानी गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गया। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी शनक भरी योजनाओं और क्रूर कृत्यों को और दूसरे को सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार तांबा
बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलाए, जिसका मूल्य चांदी के टके के बराबर था। एडवर्स थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मैनियर्स कहा। एडवर्स थॉमस ने अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे राजदूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आगमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद तुगलक ने जीन प्रभासूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमद शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमन राज्य की स्थापना किया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु में पर इतिहासकार बदायूनी लिखते हैं, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख निजामुद्दीन चिश्ती के दरगाह एवं बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पर गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अज़ीज़ुद्दीन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे। आगे की बात करें तो फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ था। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी में हुआ था। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज तुगलक ने अपने शासन काल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज यानी लगान, खुम्स, युद्ध द्वारा लूटा माल, जजिया और ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग हुआ करता था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना किया, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसने यानी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खिजराबाद यानी टोपरा गांव एवं मेरठ में से अशोक के 2 स्तंभ लेख को लाकर दिल्ली में स्थानांतरित किया था। किसके समय में? फिरोज तुगलक के समय में। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नई विभाग दीवान खैरात की स्थापना किया था। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय में थी। आगे है कि दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नई विभाग दीवान बंदगान की स्थापना किया। यानी फिरोज तुगलक ने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया। फिरोज तुगलक की आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की रचना फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की रचना खुद फिरोज तुगलक ने किया। फिरोज तुगलक ने जियाउद्दीन बडनी एवं शम्स सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। फिरोज तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 13,000 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायती फिरोज शाही के नाम से अनुवाद करवाया। फिरोज तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित भारी मात्रा में सिक्के जारी करवाए और जिसे अद्धा और बिख कहा गया। फिरोज तुगलक की मृत्यु 13 सितंबर 1388 ईस्वी को हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी फिरोज तुगलक के काल में निर्मित
खान ने जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसरुद्दीन के समय में ही मलिक कुशसर्क यानी पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक शर्वर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया। आगे है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा था। सैयद वंश की संस्थापक खिजर खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। कौन? खिजर खां। खिजर खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिजर खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिजर खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिजर खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। खिजर खां का पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि से धारण की थी। उसके बाद है आहिया बिन अहमद सरहिंदी। आहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही किसकी पुस्तक है? आहिया बिन अहमद सरहिंदी की में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने किया था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा था। अगला वंश आया लोदी वंश। गुलाब खिले तो सुगंध लो, ये अंतिम शासक रहा है। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा है। लोदी वंश का संस्थापक बहलुल लोदी था। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलुल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलुल लोदी को दिया जाता है। बहलुल लोदी ने बहलुल सिक्के का प्रचलन करवाया था। वह अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों यानी बहलुल लोदी अपने सरदारों को खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा हो जाता था। बहलुल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के शासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। और गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ फारसी में फहरंगी सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। इसने यानी सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों और मजारों के संतों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। उसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के शासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा करवाया गया था। आगे है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान हुआ करता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों के महत्व चरमोत्कर्ष प्रथा लोदी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस खलवत कहा जाता था। मजलिस खलवत में मजलिस खास की बैठक होती थी। बार एक खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों और मालिकों
के साथ अन्य रईसों को बुलाता था। बारे आजम सुल्तान राज के इसमें सुल्तान राज के कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग की बात करें तो वजीर प्रधानमंत्री हुआ करता था, जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशरिफ ए मुमलिक महालेखाकार होता था, जो प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करता था। मजूमदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। खजीन कोषाध्यक्ष हुआ करता था। आर्ज मुमलिक दीवान अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। आर्ज मुमलिक दीवान अर्ज अर्थात सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सदर उस शूद्र धर्म विभाग का एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बरीद मुमलिक गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। आगे की बात करें, वकील दर सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान ए खैरात दान विभाग होता था। दीवान ए बंदगान दास विभाग कहते थे। दीवान ए इस्तिघात पेंशन विभाग होता था। विभाग और बनाने वाला सुल्तान की बात करें तो दीवान ए मुख्त खराज ये वित्त विभाग से संबंधित था। दीवान ए मुख्त खराज को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दीवान ए कोही कृषि विभाग से संबंधित है और दीवान ए कोही का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग होता था। दीवान ए अर्ज का सृजन बलबन ने किया था। दीवान ए बंदगान को बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए खैरात को बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए इस्तिहाद को बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या शुबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को शिकों यानी जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी शिकदार हुआ करता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व कर व्यवस्था के अंतर्गत बात करें तो राजस्व कर व्यवस्था में जो है कि उश्र जो होता था, उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जक़ात था मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा। और जजिया था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। नोट, खम्स यानी लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गरे खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष भाग 4/5 भाग उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 भाग स्वयं अपने पास रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिखों को परगना में विभाजित किया गया था। अमील परगने का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी होता था। एक शहर या 100 गांवों का शासन देखरेख करने वाला अमीर शदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल कहा जाता था। आगे की बात करें तो मंगोल सेना के वर्गीकरण की जो दशमलव प्रणाली थी को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक या अर्राद कहा जाता था। अलादीन खिलजी ने इक्ता प्रथा समाप्त कर दिया था। इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत किया था फिरोज शाह तुगलक ने। इक्ता प्रथा को समाप्त किया, अलादीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था और इक्ता प्रथा को दोबारा शुरू किया था फिरोज तुगलक ने। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। हाथी सामान्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनतकालीन कानून शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा और कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार राज दरबार में न्याय के लिए उपस्थित हुआ करता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने वाली मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा गया है। भूमि की माप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान के निर्धारण मशाहत कहलाता था और
भूमि के नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगा निर्धारण मशाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मशाहत की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। ये सरकारी भूमि होता था। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का के रूप में प्रसिद्ध था। और स्थान और प्रसिद्ध कारण की बात करें, सरस्वती जो है अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। अनिलवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता था। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा जो एक नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। और बनारस जहाँ सोना चांदी और जरी काम के लिए प्रसिद्ध था।